कर चुके हैं द डिबेट। रविवार को उत्तर प्रदेश की सरकार का मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ और ये विस्तार कई मायनों में बड़ा अजब गजब था। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम मंत्रिपरिषद विस्तार रविवार को अचानक से कर दिया गया। सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से बचती है, लेकिन इस बार न जाने ऐसा क्या हो गया है कि सभी स्थापित परंपराओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिपरिषद का विस्तार कर दिया है। इस विस्तार में 7 नए मंत्री सम्मिलित किए गए हैं, किसी को ड्रॉप नहीं किया गया। इस वक्त मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री मिलाकर 60 हो चुकी है, यानी कोटा पूरा हो चुका है 15% का। अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है, सिर्फ 3 महीने का वक्त बाकी है, उस वक्त इस मंत्रिपरिषद विस्तार की क्या वाकई में आवश्यकता थी? ये मंत्रिपरिषद विस्तार क्या वाकई में अवश्यंभावी था? और इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या जिन्हें मंत्री बनाया गया है वो लास्ट आवर में, अंतिम वक्त में वो रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे जो एक मंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा की जाती है? या फिर ये मंत्रिपरिषद विस्तार चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है? क्योंकि जिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ है उससे यह प्रतीत होता है कि इन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण ओहदा या जिम्मेवारी नहीं दी गई है, इन्हें सिर्फ मंत्री बनाया गया है। अब ये 2 महीने में अपने विभाग को जानेंगे, समझेंगे, तब तक तीसरे महीने आचार संहिता आने की उम्मीद है। तो इनके पास वक्त कितना है? बहुत थोड़ा। और इनको अब विभाग से ज़्यादा क्षेत्र में समय देना पड़ेगा अपनी अपनी असेंबली सीट्स में। तो ये विस्तार क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए किया गया है? जवाब हो सकता है हाँ। उसका कारण है, उत्तर प्रदेश में मुद्दे कुछ भी हों, वक्त कोई भी हो, सरकार किसी की भी रही हो, ये एक जाति प्रधान राज्य है जहां जातियां हुकूमत करती हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाति को अलग नहीं कर सकते हैं। ये आपस में इस तरह से मिल चुके हैं जैसे हवा और पानी। इन्हें अलग फिलहाल तो नहीं किया जा सकता। जातियां उत्तर प्रदेश में एक कड़वी सच्चाई है और हमें इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल उसी नजरिए से समाज को, राजनीति को और सत्ता को देखते हैं और बांटते हैं, और मतदाताओं को भी ये चीज़ें लुभाती हैं, आकर्षित करती हैं। इसीलिए सरकार किसी की भी हो, अंतिम वक्त में इस तरह के प्रयोग होते ही हैं या मुख्य वक्त में ऐसे प्रयोग होते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2017 में चुनाव में जाने से पहले 2016 के अंतिम में मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ था, जिसमें रविदास मेहरोत्रा वगैरह मंत्री बनाए गए थे। आपको याद होगा, तब भी उनके पास वक्त सिर्फ 6-7 महीने का ही था। अब वक्त थोड़ा कम है, 2 से 3 महीने का वक्त बचा है। सरकारें किसी की भी रही हो, अंतिम वक्त में इस तरह के दांव खेले जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह के दांव कारगर होते हैं? होते हैं, थोड़ा होते हैं। इम्पैक्ट कितना जाएगा उसका नापने का पैमाना तो जब चुनाव होता है तब होता है, लेकिन समाज में मैसेज देने के लिए ये एक स्थापित परंपरा है। बीजेपी ने उस परंपरा का निर्वहन करते हुए इन्हें मंत्री बनाया है। ब्राह्मण समाज से 1, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी से 3 और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से 2 और 1 यानी 3, कुल 7 मंत्री। तो ओबीसी और एससी एसटी में बीजेपी की चिंता क्या है? क्या वाकई में ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी इनको साधने की कोशिश कर रही है दोबारा अपनी तरफ? और इसका प्रभाव कितना पड़ रहा है? क्योंकि सामने जो अपोजिशन है वो अपोजिशन मुख्य तौर पर ओबीसी, बीसी, एससी और एसटी की पॉलिटिक्स उनकी मुख्य धारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है और ये मेजॉरिटी में है। और अपोजिशन के साथ माइनॉरिटीज के वोट भी हैं जो उनको एक अलग मेरिट देते हैं। तो अगर ओबीसी, बीसी, एससी हटते हैं या बीजेपी से कम होते हैं या बीजेपी का इनमें पेनिट्रेशन कमजोर पड़ता है, उसका सीधा लाभ किसको जाएगा? विपक्ष को जाता है। इसीलिए इन जातियों को साधने के लिए तात्कालिक फार्मूला जो होता है, क्विक, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कोरामिन इंजेक्शन कहते हैं, कि तत्काल लगाया,
जैसे आपको कुछ तरन ताकत की जरूरत हो तो कोई वो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं आजकल, पी लीजिए और कुछ घंटे चलिए। तो इसको आप इंजेक्शन भी कह सकते हैं कोरामीन का, या एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो अब बिल्कुल पास है। तो ये मंत्री क्या डिलीवर कर सकते हैं जिन्हें बनाया गया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, और चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का वो संदेशा अपने समाज तक, अपनी कम्युनिटी तक, अपने लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, और इसी प्रश्न में पार्टियों की जीत और हार छिपी हुई होती है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जब विभागों का बंटवारा होगा तो हो सकता है कि कुछ लुक्रेटिव अच्छे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिलेंगे, लेकिन जितिन प्रसाद को टेक्निकल एजुकेशन मिला है, बाकियों को भी इसी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, बाकी तो राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्रियों को उनके कैबिनेट मंत्री काम हम देते नहीं है, आप डंडा झंडा ले लीजिए और क्षेत्र में घूमिए। तो आपको मंत्री बना दिया गया है, अब क्षेत्र में जाइए और काम कीजिए। विभाग में काम का वक्त अब नहीं है, क्योंकि पार्टी चुनाव में जा रही है। इसके लाभ होगा या हानि होगी, या सिर्फ कुछ लोगों का यह एडजस्टमेंट है। और इसके पहले का एक घटनाक्रम देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ अलायंस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और 4 एमएलसी भी बनाए। नामित एमएलसी हैं जो सरकार नामित करती है, उनमें संजय निषाद भी नामित हो गए हैं, यानी निषाद कम्युनिटी को भी साधने की कोशिश। तो मैं हमेशा कहता हूं, देखिए मुद्दों पर चुनाव कहां नहीं हो रहा है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है, जातियों की तरफ। अगर वास्तविक और कोर मुद्दों पर चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर इससे उत्तर प्रदेश की आवाम का भला होगा। लेकिन मैंने पहले शुरुआत में ही अपने उद्बोधन में ये बात कही कि ये जाति प्रधान राज्य है और हमें इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। और ये बात राजनीतिक दल बेहतर जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ये जनता की कमजोर नस है जो पार्टियों ने दबा रखी है, और हर जाति इसमें फंसती है। तो क्या इसका परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या समाज में कोई संदेश जाएगा या नहीं जाएगा, ये परिणाम के वक्त पता चलेगा। लेकिन ये दांव तो चला है बीजेपी ने। कुछ बयान सुने आप। 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। मैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को संविदा मंत्रिमंडल विस्तार कहूंगा, क्योंकि दिसंबर में या जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो 3 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं। 3 महीने के लिए संविदा मंत्रिमंडल विस्तार में दलित और पिछड़े याद आ रहे हैं। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिचर्चा बहुत ही दिलचस्प है, बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। अमित पुरी है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से हैं, धर्मवीर चौधरी बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अब्बास हैदर कांग्रेस से हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर पत्रकार हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार इस बात को लेकर दावे करते रहे हैं हमारी डिबेट में कि मंत्रिपरिषद विस्तार होगा। तब लोग हेमंत तिवारी जी की बात को हंसी में उड़ा देते थे या मानते नहीं थे। मैं भी तब थोड़ा डाउट करता था, लेकिन फिर हेमंत तिवारी जी ने उस दिन मुझे एक व्हाट्सएप पे संदेश भेजा कि नहीं देखो जो मैं कह रहा था वो हो गया। तो मैंने आज इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। भाई अमित पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली चीज़ तो मुझे एक अचरज है कि पितृपक्ष में मंत्रिपरिषद विस्तार थोड़ा समझ में नहीं आया, और ये 2 मिनट में मैगी वाली स्कीम ऐसा लग रहा है कि तुरंत पकाओ तुरंत खा लो, तुरंत इनको मंत्री बनाओ तुरंत फायदा ले लो, ऐसा है क्या? ठीक, लोकतंत्र का मूल ही है कि मतांतर होना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। तो इसलिए आपके वर्जन से मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन यह भी सही है कि एक कैप्टन को यह पूरा अधिकार होता है कि अपनी टीम में किस खिलाड़ी को रखे और कहां पर किस पोजीशन में खिलाए, और फाइनल स्लॉग ओवर्स के अंदर फील्ड को सजाने का पूरा अधिकार और उसको रीशेड्यूल करने का अधिकार कैप्टन का होता है, बोर्ड रूम का होता है, मैनेजर्स, टीम मैनेजर्स का होता है। तो इसलिए अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वही अर्जुन
वही बाण लक्ष्य कैसे सगेगा ये तय करना। आपने मंत्रिपरिषद विस्तार अब किया जब 2-3 महीने के बाद आचार संहिता लगने जा रही है, इसको क्या माना जाए? इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5-2 साल से एक कोरोना का पीरियड था, उसमें कई सम्मानित मंत्रिपरिषद के सदस्य भी नहीं रहे, ऐसा दुखद क्षण भी आया, और वो वैकेंसीज एग्जिस्ट करती थी और मुख्यमंत्री को तय करना था, उनका प्रोरोगेटिव था, और मुख्यमंत्री ने इस अवसर के ऊपर 2 महीने में कोई मंत्री क्या कर लेगा? पुरी जी आप खुद बताओ, आप तो बड़े समझदार पॉलिटिशियन हो, 2 महीने क्या कर लेगा आप बताओ? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बाय कंटिन्यूटी चलती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ब्रॉडर लेट डाउन है 4.5-5 साल के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर टीका भी हो सकती है, टिप्पणी हो सकती है, कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा, यह लोकतंत्र का मूल है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मंत्री तो एक बेसिक फोकस को, जो सरकार का डायरेक्शंस होता है, उस डायरेक्शंस को कंटिन्यू करने का काम नहीं। मैं कोई आरोप नहीं लगा आपके पहले, नहीं, मैंने माना भी नहीं आरोप। समाजवादी पार्टी ने भी प्रस्तुत किया था कि 2016 के उत्तरार्ध में उन्होंने एक मंत्रिपरिषद विस्तार किया था, आपने तो और लेट किया है, आपका तो 2 ही 3 महीने बचे हैं, उनके तो फिर भी 5-6 महीने थे। सामान्य तौर पे उत्तर प्रदेश में या कई जगहों पर इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं, पंजाब में भी अभी चल रहा है, वहां घटनाक्रम एक और दूसरी तरह का है, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता इसलिए मैं उसके रेफरेंस में नहीं जा रहा, लेकिन बेसिक बात यह है कि सरकार का फोकस क्या है। अब आपने एक उदाहरण दिया श्री रविदास जी का, मेरे पुराने साथी हैं, भाजपा में हम लोगों ने साथ काम किया युवा मोर्चे के दौरान, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनी उनके साथ, वह परिस्थिति की चुनाव में एक अलायंस हुई, फिर कांग्रेस का उम्मीदवार भी लड़ रहा था, रविदास जी भी लड़ रहे थे। उनको मुझे आपने टीका टिप्पणी की बात कही, तो एक टीका मुझे ये करना है जी इस बार जो बयान जारी हुए बीजेपी से, या जिस तरह का बताने की नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश हुई, ये बताया गया कि 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 3 SC ST, मतलब आप इस बार खुलकर जातिवाद पर आमादा हैं। देखिए, मैं एक चीज कह सकता हूं, हमने ये किसी की उपलब्धि नहीं बताई गई, जातियों पर विशेष फोकस। मैं बता रहा हूं, सामाजिक अभिप्साएं जब कोर वोट में हो, और जो सबसे डिफरेंट पॉलिटी करने आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज दिख नहीं रहे स्क्रीन पे, उन्होंने तो जातिगत गणना करके ब्राह्मणों की सर्वे कराना शुरू किया, जब पकड़े गए, FIR हुई, तब उसको ऑन किया। तो ये उत्तर प्रदेश में जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई सीने पे हाथ रख ले कि हम जाति के मसले को राजनीतिक निर्णयों में तो नहीं लेते, ये मैं खुले खजाने कहता हूं कि आप कहते हैं कि आप जातिवाद करते हैं। मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन जातिगत अभिप्साएं उत्तर प्रदेश की राजनीति का मूल में समाई हुई है। ओके, राजपाल कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं, MLC हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया राजपाल जी। ताज़ा जो मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ है, उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या मत है और आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बहुत शुक्रिया राजपाल जी। ये घबराहट है सरकार की कि दलित भी इनसे भाग रहे हैं, बैकवर्ड भी इनसे भाग रहे हैं, ब्राह्मण भी भाग रहे हैं, और कोई इनके यहाँ ब्राह्मण इतना प्रभावी नहीं है जिसको वो कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, या 325 विधायक जो चुन के आए जनता ने, उनमें भी इस लायक कोई नहीं लगा कि जिसको बनाते, तो बाहर से हायर किया। और साथ ही साथ में दलित, बैकवर्ड, और जब भी आप भी आपने स्पीकर खोल रखा है, थोड़ा स्पीकर बंद कर सकते हैं आप? जी, स्पीकर बंद। जी आप कंटिन्यू रहें। जी ब्रजेश जी, ये जिस तरीके से इन्होंने ये केवल लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, 1 महीने में क्या कर लेंगे, ये मंत्री तो अपना ऑफिस का दफ्तर भी नहीं देख पाएंगे, नौकर चपरासी भी नहीं जान पाएंगे, और अधिकारी भी नहीं जान पाएंगे, फाइल तो दूर की बात रही। ये केवल वोट के लिए मंत्री बनाए गए, और इनकी सभी योजनाएं फेल हो गई, कोई काम कर नहीं पाए, इनकी विफलताएं हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते जनाधार से घबराहट है, इसलिए इनको एक, और वो भी पितृपक्ष में, पितृपक्ष जो ये पूजा पाठ, ये पितृपक्ष में इन्होंने इतनी घबराहट है इनको, क्योंकि सरकार इनकी कोई बचा नहीं पाएगा। जनता अब ये कितने मंत्री बना ले, क्योंकि दलित को चाहिए अपना आरक्षण, बैकवर्ड को चाहिए अपना आरक्षण, ब्राह्मण को चाहिए अपना सम्मान, सबका तो अपमान किया।
और आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जाति जनगणना कह रहे हैं, बैकवर्डों की जनगणना हो नहीं सकती, बहुत कठिन काम है। अरे तो ये भी बता दिए थे बैकवर्डों का वोट भी नहीं चाहिए हमें, तो अब तो आप और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं जाति जनगणना पर होनी आप चाहिए। मुझे राजपाल जी अगर ये बताओ, नहीं कराएंगे तो आपकी सरकार जी। जब 2012 से 17 की थी, आपने भी अंतिम वक्त पर मंत्रिपरिषद विस्तार किया था, तो आप इनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं? नहीं, हमने अंतिम वर्ष में नहीं किया था, हमने दलित बैकवर्डों के लिए कानून भी बनाने का काम किया था। खाली मंत्री बना देने से समाज का भला नहीं होने वाला है। ये इनके लिए इनके हित में कानून बनाने पड़ेंगे। ये बताएं, क्या बैकवर्डों को मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करेंगे? क्या दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे? ये बताएं, प्रमोशन में आरक्षण देंगे? हमारे नेता ने तो कहा है हमारी सरकार बनेगी, दलितों को भी देंगे, पिछड़ों को भी प्रमोशन में आरक्षण देंगे और साथ साथ में जाति जनगणना भी कराएंगे। और ये तो आरक्षण घोटाले कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक महीनों से धरने पे हैं, किसान महीनों से धरने पे हैं, सालों से। आप बताओ ना, सभी पर आप देखिए ना, नौजवान इन्होंने जो एक मामले ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी को मंत्री बना दिया। समाज में बढ़िया मैसेज इन्होंने अपने दे दिया होगा। नहीं तो हमारे यहाँ क्या कम मंत्री थे? कौन नहीं मंत्री? किस जात का मंत्री नहीं था? दलित भी थे, पिछड़े भी थे, आदिवासी भी थे, प्रजापति भी थे, कश्यप भी थे, निषाद भी थे। एक निषाद जी थे, वो तो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। धर्मवीर उनको तो चौधरी मंत्री जी भी मेरे नहीं साथ बनाया, मौजूद हैं, मंत्री भी नहीं बहुजन बनाया। समाज पार्टी तो के ये राष्ट्रीय केवल प्रवक्ता इनकी हैं। झांसेबाजी में चौधरी कोई जी पकड़ने बहुत वाला नहीं है। धन्यवाद। देखिए, बीजेपी की सरकार ने मंत्रिपरिषद विस्तार किया है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से 3 मंत्री बनाए हैं, ओबीसी से 3 मंत्री बना दिए हैं। आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, मुझे लग रहा है इस खबर को सुनने के बाद। नहीं ब्रजेश जी, ये मेरा चेहरा उतरा हुआ नहीं है, ये बीजेपी की बौखलाहट है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आपकी राजधानी लखनऊ में किया था, तो ये जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने वहां पर जो शंख बजाया तो इनको ब्राह्मण याद आ गए। जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों के संबंध में कहा, ओबीसी के संबंध में कहा, सर्व समाज के संबंध में कहा, तो ये दलित अब इनको इतने लास्ट में याद क्यों आ रहे हैं? ये ओबीसी के लोग इतने लास्ट में क्यों याद आ रहे हैं? ब्रजेश जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या ये जो कुत्ते लाश खा रहे थे गंगा जी में, क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी इस मंत्रिमंडल विस्तार से? समाज को तो शांति मिल सकती है, जिस समाज के मंत्री बनाए गए हैं उस समाज को शांति मिल सकती है? नहीं। मैं क्या ब्रजेश जी, जो 500 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, क्या उन ब्राह्मण समाज के लोगों के परिवारों के ये घाव को भर पाएंगे जतिन प्रसाद? नहीं भर पाएंगे। आज प्रदेश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये कमर कस के सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में आ चुके हैं और बीजेपी को हराने के लिए ये कमर कस चुके हैं। आज अलीगढ़ में एक नाबालिग बेटी की नृशंस हत्या कर दी जाती है और सरकार जो है दलितों को कह रही है कि हम तुमको आगे बढ़ा रहे हैं। पर अगर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी समाज के विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सारे तो उनको कंग्रेचुलेट करिए, बधाई दीजिए। ठीक है, उनके पास 2-3 महीने ही हैं। क्या विकास योजना चलाई, ये बताएं कि जो है ओबीसी की ये जनगणना, जातीय जनगणना से सरकार क्यों भाग रही है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार? ये 14 करोड़ लोगों के 14 करोड़ लोगों के रोजगार मोदी और योगी जी खा चुके हैं इस डबल इंजन की सरकार में। ये 5 राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को बदल चुके हैं, तो ये इनकी बौखलाहट, घबराहट है। ये 2014 से अब तक अधिकांश राज्यों में चुनाव हारे हैं ब्रजेश जी। अब 5 राज्यों के चुनाव हैं। बहुजन समाज पार्टी की ताकत से कांग्रेस परास्त है पंजाब में, और यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बहन जी की काट को हम कैसे करें। बहन जी की ये काट कर नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने सारे समाज को धोखा दिया है। भाई, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से इन्होंने इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन दे दिया, महसूस कर रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया। सबका विकास
ये हो सकता है इस कारण आप गुस्सा हो। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी आरएसएस ये बताए कि मुस्लिमों को इन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है सरकार में, कितने उनके मंत्री हैं, एक मंत्री कितने बनाया है एमएलए ना। हैं, कितने उनके एमपी हैं। ये खोखले वादे करते हैं। आज 500 से 600 से 700 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। जब इनको ये लगा कि अब सत्ता जा रही है जी। तो इन्होंने 5 रुपए साल के बढ़ाए गन्ने का मूल्य। हमने 125 रुपए से 250 रुपए करने का काम किया था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन में किसानों की आय को दुगना किया था। ये कितना कर रहे हैं? चीनी मिलें कितनी बेच दी छलावा कर रहे हैं थी? किसानों के साथ एक में। सेकंड, आज पहले राउंड में नो। आज उत्तर प्रदेश में जी, आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ताकत से, हमारे जो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों से जी। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बौखलाहट हो गई है। ये हाँ, जो पर है अब हेमंत तिवारी जी तो इस तथ्य से सहमत नहीं है ना। ये आपस में जो है ये ऐसा खेल रचेंगे हाँ। कि अंदर खाने मिल जाएंगे। ये तीनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जाएंगी और ये आपस में एक दूसरे को बहुत शुक्रिया आपका, हाथ मिला बने करके, रहिएगा हमारे साथ। लेकिन एक राउंड आपसे और अभी ये बातचीत, प्रदेश देख रहा है। एक राउंड और ये बातचीत 22 करोड़ की करेंगे। जनता देख अब्बास रही हैदर है। कांग्रेस से हैं। आदरणीय अब्बास जी, बहन आप किस कुमारी प्रकार मायावती से जी इस मंत्रिपरिषद विस्तार को 22 लेते हैं? कांग्रेस का नजरिया क्या है? स्पष्ट बहुमत की देखिए, सरकार थैंक यू बनाएगी। चौधरी जी। ब्रजेश जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के जो पहले के मंत्री जो बने हुए हैं, अगर आप उनसे किसी से भी पूछें और कोई कह दे कि उनका प्रमुख सचिव उनकी सुनता है तो मैं मान ले जाऊं। ये वाले तो घाटे के मंत्री हैं। जैसे दूध आता है, आप जो लेते हैं घाटे में आ जाते हैं, ये तो वो वाले मंत्री हैं। अब इस सरकार का ना कोई बजट आना है, यहाँ तक कि अनुपूरक बजट भी आ गया, तो ये इन मंत्रियों को बनाना ना बनाने का कोई मतलब नहीं मुझे समझ में आता है। दूसरी बात, अगर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि इनको मंत्री बना करके आप दलित समुदाय या पिछड़े समुदाय या ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं, तो ये वो सरकार है जिसने पिछड़ों की नौकरी खाने वाली ये सरकार है। ये वो सरकार है जिन्होंने जो है दलितों के लिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश क्राइम में दलितों के प्रति अपराध में नंबर 1 है। आप देखें कि ये इन्होंने हर तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपके यहाँ से तो जितेंद्र प्रसाद आए हैं, नहीं, उनको मंत्री जितेंद्र- बना। आपने कदर नहीं की, बीजेपी ने कर ली। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो पहले केंद्र में मंत्री बने, अब राज्य में मंत्री बन गए। अब वो इसके बाद जो है और भी कुछ ब्लॉक प्रमुख भी बन जाए तो उसकी बधाई ये उन्हें। ये आपकी पीड़ा है। नहीं, ये हमारी पीड़ा नहीं है। हमारे लिए तो देखिए ये लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के मतलब आप नेता ये की कहना चाहते हैं उनका डिमोशन हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ है। और देखिए एक चीज मैं और कहना तो चाहता हूँ। आप कितने खैर ख्वाह क्यों बन रहे हो जितेंद्र प्रसाद के? नहीं, उनको जो पसंद उनको मिल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं कांग्रेसियों की कितनी कदर है, तो कोई भी कांग्रेसी आता है उसको बुला करके अपने यहाँ ले लेते हैं। अब ये बताओ, सीडब्ल्यूसी लेके क्या करें? वो पावर है नहीं आपके पास, तो क्यों रुके जितने? नहीं, तो ये जो मंत्री बनाए इनके पास क्या पावर है? ये अपने प्रमुख सचिव से कोई आदेश भी दे पाएंगे? इनको सिर्फ इसलिए बनाया है कि भाई ये लो सरकारी गाड़ी, ये एक पुलिस एस्कॉर्ट ले लो, आप जलन की वजह से कह रहे हैं, प्रचार मुझे करो। लगता है जलन होगी अब आपको। देखिए जलन क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बता सकते हैं कि आपका कितना। आदमी निकल के चला गया तो आप जलन के शिकार हो गए। नहीं, हमें तो खुशी है। वो उनकी, अगर वो कांग्रेसी विचार से होते तो हमारे साथ खड़े होते। अरे वो खानदानी कांग्रेसी रहे हैं, आप अगर कैसी वो बात करते हैं? आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते तो कांग्रेस के साथ खड़े होते। लेकिन वो हमें लगता है उनको अवसरवादिता इतनी प्यारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाके मंत्री बन गए। और ये मंत्री जो बने या लीपने के हैं ना पोतने के, अब क्या है मुझे नहीं पता। ब्रजेश जी, ओके, मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। आज पता नहीं क्यों इनके चेहरे पे 12 बजे हैं, जब से इन्होंने मंत्रिपरिषद विस्तार सुना है, इनका लग रहा है दिल टूट गया है। क्या कारण है? इतना दुखी क्यों आज चेहरा बनाए हुए हैं? सब ठीक तो है? अंतिम उम्मीद टूट गई क्या? नहीं, बिल्कुल बढ़िया। नहीं, हमारे जो चाचा थे, हाँ, जो ख्वाब देखे थे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी का विलय ही भारतीय जनता पार्टी में करा लिया और अपनी पार्टी से उनको एमएलसी भी बना दिया। अब ये जनता में जाके ये नहीं कहेंगे कि मैं पार्टी चलाता हूं, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी पार्टी के सदस्य बन के उसमें एमएलसी बन रहा है, और ये समाज में जाकर कहेंगे कि हमको बहुत सम्मान मिल गया है, अब तुम्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा यह है कि जितने मंत्री बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ वोट दिलाने वाले मंत्री हैं। हकीकत यह है कि जितने पिछड़े दलित, पहली बार मैं सुन रहा हूं कि केंद्र में 27 मंत्री बने तो पिछड़ी जाति के गिनती कराए गए, दलित जातियों की गिनती कराई गई। और जब पिछड़े दलित अपने हक की बात करने लगते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं यह जातिवादी बात कर रहे हैं, यह तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अब तो राष्ट्रवादी लोग बन गए वहां न जाकर के।
ये वोट दिलाने वाले लोग अब जनता में जाएंगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी मुझे सम्मान दे दी, ना तो नौकरी दिला पाएंगे, ना तो इनको अच्छी शिक्षा दिला पाए, ना तो अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दिला पाए, और ना बेरोजगारी दूर कर पाए, या 70 लाख नौकरी देने की बात की वो भी नहीं दे पाए। अब ये जा करके क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि देखो माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के बहुत अच्छे हितैषी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ों के हितैषी थे, इसलिए हमको मंत्री बना दिया गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो फार्मूला बनाया था, चौहान का, राजभर का, कुशवाहा का, बिंद का, कश्यप का, अर्कवंशी का, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 8.5 लाख उत्तर प्रदेश में अर्कवंशी बिरादरी रहती है, लेकिन एक भी अध्यक्ष नहीं बन पाया, एक भी सदस्य नहीं बन पाया आयोग में। आखिर भारतीय जनता पार्टी को अर्कवंशी समाज से इतनी जलन क्यों है? बारी समाज से इतनी जलन क्यों है? बंजारा जाति से इतनी जलन क्यों है? अरे तो जगह तो 60 ही है ना, क्या करोगे? मतलब 60 से ज्यादा मंत्री बन नहीं सकते? नहीं, मंत्री बिल्कुल बना सकते हैं। हम कह रहे हैं ऑलरेडी उनके यहाँ प्रजापति मंत्री थे, ऑलरेडी उनके यहाँ निषाद मंत्री थे, तो क्या अर्कवंशी को मंत्री नहीं बना सकते थे? देखो आपके चाचा तो चले गए, हाथ मिला लिया उधर, आप रह गए, तो हो सकता है कि आप कुंठित हो गए हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आप जलन के शिकार हो गए हो कि चाचा को विधान परिषद मिल गया, विधान परिषद मिल गया उनको। नहीं देखिए वो जिस लालच में वहां पड़े हैं वो समाज जान रहा है। जिस दिन आरक्षण नहीं दिला पाए चुनाव से पहले, चाहे वो निषाद को, राजभर को, प्रजापति को, पाल को, चौहान को, बिंद, केवट, मल्ला को, अगर वो हमारे चाचा अगर आरक्षण नहीं दिला पाए तो यह जान लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला नहीं है। वो तो चाह रहा है कि हम पहले मेरा आरक्षण फाइनल करो तब वोट की बात करो, पहले वोट की बात मत करो, पहले आरक्षण की बात करो। आप जिस अलायंस को लेके आगे बढ़ रहे थे, संयुक्त भागीदारी मोर्चा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका मोर्चा पूरी तरह से बिखर चुका है, ओवैसी आपके हाथ से निकल चुके हैं, बाबू सिंह कुशवाहा आपके हाथ में आ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वक्त से पहले आपका मोर्चे की खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए हमारे जो मोर्चे में जो सहयोगी दल हैं, हम लोगों के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देखिएगा कि हर जिले में प्रेमचंद प्रजापति अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, रामकरण कश्यप अलग कर रहे हैं, राम सागर बिंद अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग बिखर चुके हो। नहीं, ये देखिए बिखरने हमारे ही डर से भारतीय जनता पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के ही डर से बिंद को मंत्री बनाया, प्रजापति को मंत्री बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि प्रजापति हमारे मोर्चे के साथ खड़ा होने लगा, बिंद हमारे मोर्चे के साथ खड़ा होने लगा। अब इनको लगा कि यह वोट उनके साथ क्यों जा रहा है, इनको मंत्री बनाकर वोट अपनी तरफ कर लो। अब तो हमारे साथ खड़ा ही हो चुका है, अब वोट कहां देगा उनको? अरुण, बहुत शुक्रिया। हेमंत तिवारी जी, ये मंत्री परिषद विस्तार को लेकर मैं आपकी एक तो त्वरित राजनीतिक प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि इसके क्या राजनीतिक, सामाजिक और चुनाव के दृष्टिकोण से क्या निहितार्थ हैं। मुझे लगता है कि आप सब कुछ बता चुके हैं और कुछ ज़्यादा बताने की गुंजाइश नहीं है, पब्लिक सब समझती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति बहुत बड़ी सच्चाई है और एक नहीं कम से कम 50 बार आपके साथ डिबेट में मैं कह चुका हूँ कि बिना जाति पूजे, बिना जाति पकड़े उत्तर प्रदेश में सत्ता की सीढ़ी आप नहीं पकड़ सकते हैं। यह स्थापित सत्य है और इसके लिए सभी कोशिश करते हैं। यही जाति है जिसको पकड़ करके मंडल कमंडल की राजनीति के दौर के प्रारंभ से और 2012 तक क्षेत्रीय छत्रपों ने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वरना और जो राष्ट्रीय दल थे कांग्रेस जैसे वो हवा मुड़ गए, उनके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा राष्ट्रीय सोच अपनी रखी, उन्होंने क्षेत्रीय सोच नहीं रखी। क्षेत्रीय डिमांड कुछ और थी। हिंदी भाषी राज्य जो हिंदी हृदय प्रदेश कहते हैं, इसकी मांग कुछ और थी। तो हुआ क्या कि जो फार्मूला अपना करके 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, भारतीय जनता पार्टी ने वो फार्मूला पकड़ लिया। पहले उसको पकड़ा, कायदे से ग्रिप में लिया, उसके बाद उन्होंने उसमें धर्म का तड़का लगाया। उसके बाद नतीजे आप देखिए, 73 लोकसभा सीट, 324 विधानसभा सीट, फिर खराब परिस्थितियों में भी 60 से ऊपर सीट। तो उन्होंने इन्हीं से पकड़ा, इन्हीं का दांव पलट के नीप मारा और इतना तगड़ा मारा कि आप 2017 के ये जो ताजा दांव है, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए योगी जी वही करते हैं जो मोदी जी करते हैं।
अभी कुछ हफ्ते पहले जो केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एकदम विशुद्धतः 100% वही फार्मूला, उसी की प्रतिकृत हुई। 3 ओबीसी, 3 SC ST, 1 ब्राह्मण। ये अलग बात है कि कुछ चेहरे उनको ऐसे लाने पड़े जो किसकी कीमत पर? अपनों कीमत पर। मैं खाली एक सवाल पूछता हूँ, अमित पुरी जिस पर अवश्य प्रकाश डालेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में मिली। अरे आप दुखती एक मिनट, उनका कसूर क्या था? 2017 का एक असेंबली इलेक्शन हार गए। ये जो श्रीमान जितिन प्रसाद जी हैं, एक असेंबली और 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हार चुके हैं श्रीमान जी। और ये वो जितिन प्रसाद हैं, माफ़ कीजिएगा, इनके पिताजी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, PV नरसिम्हा राव और राजीव गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हुआ करते थे। लेकिन वो ब्राह्मण है ये बताने के लिए उनको अपने नाम के आगे से कुंवर हटाना पड़ा था। और ये स्वयं ब्राह्मण हैं, ये साबित करने के लिए इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ब्राह्मण चेतना मंच बनाना पड़ा था, बयान देने पड़े थे, मीटिंग्स करनी पड़ी थी और बताना पड़ा था कि मैं ब्राह्मणों का शुभचिंतक हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी हर वो दांव खेलती है जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हेमंत जी, आप ऐसा मानते हैं? समाज में संदेश जाएगा, क्योंकि मंत्रियों के पास काम करने को तो कोई स्कोप है नहीं, तो अब क्षेत्र में या समाज में वो इम्पैक्ट दे पाएंगे? माफ़ कीजिएगा, जो मंत्री ऑलरेडी 4.5 साल से 4 साल से 2.5 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास कितना स्कोप है? ज़्यादातर मंत्री तो यही रोते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देती। यही तो दिक्कत उत्तर प्रदेश तो हर सरकार में रोना है हेमंत जी। नो, सब रही है। अखिलेश यादव सरकार में भी इस तरह कुछ दिक्कत थी, इनमें भी है। तो प्रश्न ये है कि मंत्रियों से क्या काम लिया जाना है? देखिए, संकेतों से राजनीति चलती है। नहीं गया इस मंत्रिपरिषद विस्तार से जो बीजेपी एक्सपेक्ट करती है? देखिए, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, टारगेट है। अब टारगेट का समय रह गया 3 महीने। 100 दिन में मंत्री क्या करेगा? 100 दिन मंत्री क्या करेगा? कोई बजट आना नहीं है। और दूसरी चीज, अच्छा, अधिकांश तो राज्य मंत्री हैं उसमें। अच्छा, जो मंत्री बना उन्हीं कौन से विभाग दे दिया? टेक्निकल एजुकेशन दिया है, शिक्षा विभाग दे दिया। भारत सरकार राज्य मंत्री रहे। खैर, ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार, लेकिन इतना तो जानिएगा, भारतीय और बाद में आप बराबर भी कर देते हो। बराबर नहीं करता हूं। देखिए, हर पार्टी ये दांव खेलती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही दांव खेला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में भी ये दांव खेला, यहां भी खेला। इस दांव से या नहीं? निश्चित रूप से जातियों में संदेश की भाषा चलती है और भारतीय जनता पार्टी ने वही संदेश देने के लिए ये संकेत दिया है। निश्चित रूप से फायदा कहीं न कहीं होना। तो आप अमित पुरी से क्या पूछना चाहते थे? अमित पुरी से मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में खपाने वाले, सांसद रहे, संगठन के साथ लगातार जुड़ने वाले विद्यासागर सोनकर में क्या बुराई थी कि आप दिनेश खटीक को लाए? लक्ष्मीकांत वाजपेयी में क्या बुराई थी? एक ही चुनाव हारे हैं, यही दोष है। 73 सीट दिलवाई थी, इसको इतिहास भूल नहीं सकता। बड़ा अंदर से सोच के विद्यासागर का नाम लेके आया। विद्यासागर सोनकर बहुत ही कर्मठ और समर्पित, लगातार संगठन के लिए सक्रिय, SC ST मोर्चा के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, संगठन में महामंत्री रहे। भाई, अपनों को निग्लेक्ट करके अब नए लोगों को लाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। गो अहेड भाई, पहले आप हेमंत जी की जिज्ञासा शांत करिए। बिल्कुल शांत कर देते हैं। व्यक्ति सामान्य रूप से राजनीति, आप हेमंत जी को शांत न करें, उनकी जिज्ञासा को। हाँ, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं शांत कर रहा हूं। बड़ा मुड़ के आप आए जैसे। अरे भाई, पोस्चरिंग पे क्यों जाते हैं? बात एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थी, इसलिए मैंने टोका। हाँ, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज। नहीं। सामान्य तौर पे राजनीति में किसी भी व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह उतार चढ़ाव आते हैं, और मैं किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूंकि विद्यासागर सोनकर जी का इन्होंने नाम लिया, लोकसभा के चुनाव में उनके टिकट के साथ कुछ अदरवाइज फैसला हुआ, लेकिन वही विद्यासागर जी के बारे में कहा गया पार्टी विचार करेगी। किया, MLC बनाया, प्रदेश का महामंत्री बनाया। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते समय कई बार अवसर आते भी है और नहीं भी आते, और इसमें लोग, हम तो सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं, कई साल काम राजनीति में करते करते हम सब के प्रणेता अटल जी के बारे में नारा लगता था, प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी। लेकिन देश के जनमत ने जिस दिन तय कर लिया, वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तमाम बार अवसर मिलते भी हैं और कई बार उनमें कुछ परिवर्तन भी आते हैं। मंत्रिपरिषद का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं, ये आरोप अभी लगा है आपके ऊपर।
मैं एक चीज पूछना चाहता हूं और बड़ी निर्भीकता के साथ पूछना चाहता हूं, किस मंत्रिपरिषद ने तीर्थाटन के लिए कौन सी मंत्रिपरिषद बनाई गई थी, जरा हमको बता दे। किस राजनीतिक दल ने तीर्थाटन के लिए मंत्रिपरिषद बनाई थी? इनमें जो हमारे विरोध में खड़े हैं वो सब क्या कह रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने एक सम्मेलन कर दिया, हमने धर्मवीर जी ने कहा, हाँ हमने मायावती जी के बयानों की वजह से आप बौखला गए, हाँ, इसलिए आपने मंत्रिपरिषद विस्तार किया। उसमें जितने हैं सबने कहा हमारे कारण हुआ है। ऐसा लगा कि पहलवान जीता इसीलिए था कि चाची छज्जे से छींक दी थी, नहीं तो पहलवान जीतता नहीं, उसके अखाड़े के दांव कुछ नहीं थे। इस तरह की आप टिप्पणी ना करें। नहीं, मैं तो बहुत निर्भीकता के साथ टिप्पणी कर रहा हूं, कोई अश्लील टिप्पणी नहीं की है, ना कोई अलोकतांत्रिक ना असंवैधानिक टिप्पणी की है। तो खमख्याली के ख्वाब जिनको आते रहते हैं, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छे हैं गालिब, मैं तो कहता हूं बहलाते रहिए। उस तरह से आप आलोचना करिए कि बाद में मिलने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग पुराने बयान निकाल निकाल के बहुत चलाते हैं। हाँ, ठीक अगर है। आज मायावती जी को कुछ भला बुरा कह दिया तो बाद में अफसोस होगा आपको। नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं। हम तो आज भी कह रहे हैं धर्मवीर जी से, इतने ब्राह्मण सम्मेलन किए, एक में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की फोटो रख के उनको श्रद्धान्वित होकर के नमस्कार करते, प्रणाम करते और कहते पितृपक्ष के अंदर कि ब्रह्मदत्त जी आप थे जिन्होंने साहस के साथ राजभवन को घेर लिया और मायावती जी को गेस्ट हाउस से प्राण रक्षा की। धर्मवीर जी इस को मैं थोड़ा सा पितृपक्ष में कम से कम उस पितृ का स्मरण करते करारे जवाब के साथ तैयार हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं। धर्मवीर जी, हाँ, अमित पुरी जी आपकी प्रतीक्षा में है। नहीं ब्रजेश जी, ये वो बीजेपी है जब 1989 में बाबा साहब को भारत रत्न की घोषणा हुई, तब बीजेपी उस सरकार को समर्थन कर रही थी। लेकिन जैसे ही बाबा साहब को भारत रत्न की घोषणा हुई, बीजेपी ने तुरंत उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया। की सरकार ने जैसे ही किया मंडल आयोग की घोषणा हुई, बंबई की जिस बीजेपी ने तुरंत उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं, ये ओबीसी का कितने बड़े हितैषी हैं, ये सर्व समाज का कितने बड़े हितैषी हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और ये सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन आरएसएस और बीजेपी वाले, ये सबसे बड़े दुश्मन आरक्षण के हैं। ये एन प्रकरण जो है आरक्षण को इस देश से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि ये आरक्षण को हाथ भी लगा पाए। आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ दलितों का, ओबीसी का भला करना चाहते थे, तो ये जो बैकलॉग की भर्तियां खाली पड़ी हैं दलितों की, इन पे ये भर्ती करते। ये संविदा पर लोगों को रख रहे हैं, लेकिन आरक्षण में दिए हुए अधिकार से ये भर्तियां नहीं कर रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र, चेहरा दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति ये खुल चुका है। चेहरा इनका अब नंगा हो चुका है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब आप ब्राह्मण सम्मेलन करने जाएं तो ब्राह्मणों को भी याद करें जो जिन्होंने बहन जी के लिए कुछ योगदान दिया था, ये याद दिला रहे थे आपको। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का नाम लेकर के कह रहा हूं। ब्राह्मणों की अस्मिता, ब्राह्मणों का सम्मान, अगर इस देश में 70 साल में किसी पार्टी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती और ने किया है। 35 साल में सबसे ज्यादा टिकट हमने दिए, सबसे ज्यादा मंत्री हमने बनाए। आदरणीय सतीश मिश्रा जी हमारे यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। और इस प्रदेश में देखिएगा आप, ये माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का 16% ब्राह्मण, और ये दलित समाज के लोग, ये ओबीसी के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग इनको उखाड़ फेंकेंगे। ये 22 में सब तैयार बैठे हैं। पर जाट समाज तो नहीं है ना आपके साथ, आपने जाट समाज का नाम नहीं लिया, इसका मतलब जाट नहीं है बीएसपी के साथ। ब्रजेश जी, ये ओबीसी में जाट भी आते हैं, लेकिन ये बीजेपी का दोगलापन देखिए कि हम उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी हैं, लेकिन गाजियाबाद से जैसे ये दिल्ली में जाते हैं तो ये हम ओबीसी नहीं है। ओबीसी के रिजर्वेशन में जब 9 राज्यों में हमको आरक्षण मिला, ये जो योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने 9 राज्यों में मिले जाटों के आरक्षण को कटवा दिया। आज ये किसान जो बैठे हैं, इसमें 90% जाट हैं। ये लोटी संगोटी, लोटा संगोटा, डंडा, वोट का अधिकार, ये सब तैयार रख के बैठे हुए हैं। इनके मंत्री, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं कि बीजेपी के नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, किसान यात्राएं कर रहे हैं। गांव-गांव नहीं जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं। आज सतपाल सिंह सांसद बागपत की बेटी ने
ये कहा कि ये भेड़िए हैं किसान, उनकी औकात है ये कहने की कि किसानों का ये भेड़िया का है? नहीं, ऐसा कभी ये नहीं कहना आतंकवादी कहते हैं, कभी जो अगर भेड़िया खालिस्तानी कहा है कहते तो हैं। ये निंदनीय है। ये अगर पार्टी, भेड़िया कहा है तो भेड़िया ये शब्द बहुत ही संवैधानिक निंदनीय लोग है। नहीं है। जी के नाम ये आप अभी भी ये नहीं ले देखिए रहे हैं। डिबेट आज की किसी चैनल पर मैं देख रहा था ब्रजेश जी, तो ये बीजेपी के लोग अपना आपा खो चुके हैं, मानसिक संतुलन इनका खराब हो चुका है। ये 3 महीने के लिए मंत्री बना रहे हैं, ये झुंझुना दे रहे हैं हाथ में ओबीसी के लोगों को, ये उनके अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन ये झुंझुना देना चाहते थैंक यू हैं। राजपाल और कश्यप जी। जनता इनके हाथ में अगर पूरा ओबीसी झुंझुना दे देगी। समाज के कुछ विधायकों को मंत्री बना दिया गया है या एससी समाज के कुछ विधायकों को मंत्री बनाया गया है तो आपको वेलकम करना चाहिए, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं प्रदेश जी, हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं है, लेकिन जनता नाराज बैठी है, पिछड़े नाराज बैठे हैं। पिछड़े आरक्षण मांग रहे हैं, मंत्री नहीं मांग रहे हैं। पिछड़े निषाद मांग रहे हैं, आरक्षण कहाँ है? प्रजापति मांग रहे हैं, आरक्षण कहाँ है? कश्यप मांग रहे हैं, आरक्षण कहाँ है? बिंद मांग रहे हैं, आरक्षण कहाँ है? राजभर मांग रहे हैं, आरक्षण कहाँ है? ये आरक्षण मांग रहे हैं। और 69,000 शिक्षक जो बैठे हैं, 20,000 सीटों का घोटाला किया है, वो मांग रहे हैं। और ये 4 एमएलसी इन्होंने बनाए। जब हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने नाम भेजे थे, यही गवर्नर हाउस से कितनी बार ये मल्लाह के बेटे की फाइल वापस की गई थी, ये बीजेपी ने किया था। 1 साल ये मल्लाह और निषाद के बेटे को बनने नहीं दिया। अब कौन सी मेरिट पे हो रहा, आप तो बताएं। क्या इन्होंने ये कहते थे परिवारवाद, तो परिवारवाद से ही तो आप कैबिनेट मंत्री बना रहे हो। और क्या किसी छात्र संघ के नेता को लिया आपने? किसी छात्र नेता को लिया आपने एमएलसी में? अरे कितने छात्र संघ के पुराने अध्यक्ष पड़े हैं यूनिवर्सिटियों के, जो परिवारवाद से नहीं आए हैं। उनको बनाया आपने क्या? तब आपको नहीं दिखाई पड़ा कोई वो छात्र संघों से, गांव गरीब का बेटा छात्र संघों में राजनीति किया। क्या आप दयाशंकर सिंह का नाम लेना चाहते हैं? जी, क्या आप दयाशंकर सिंह का नाम लेना चाहते हैं? हाँ, ऐसे कई अध्यक्ष हैं जिनको नहीं कुछ समझा गया। और दूसरी बात, ये जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी है और सोनकर जी हैं, विद्यासागर सोनकर जी हैं, ये सब ये जिस तरीके का हमारे हेमंत तिवारी जी ने बताया, इतना वाजपेयी जी पर या विद्यासागर जी पर प्रेम उमड़ रहा है? नहीं, मुझे प्रेम नहीं उमड़ रहा। मुझे नहीं, वो तो जिसका उनका विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाए किसको न बनाए। लेकिन जनता बैकवर्ड और दलित और पिछड़े आरक्षण मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं, आरक्षण। अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। इसीलिए आज मैं हाथरस में हूँ। हाथरस में सैकड़ों बघेलों ने बीजेपी छोड़ी है और सम्मेलन में भारी बड़ा सम्मेलन हुआ। ये बघेल छोड़ रहे हैं, कुशवाहा छोड़ रहे हैं, साक्य छोड़ रहे हैं, सैनी छोड़ रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट है। मतलब कि आप जिले-जिले में घूम के पिछड़ों को भड़का रहे हो। होगा पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक ये लाइव इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा होगा। हजारों लोग छोड़ चुके हैं बीजेपी को, और कितने जिला पंचायत सदस्य, कितने प्रधान, कितने बड़े बड़े पदाधिकारी छोड़ रहे हैं। तो आपका क्या मत है? मेरा एक सवाल ले लें, आपका क्या मत है कि ये मंत्रिपरिषद विस्तार कुछ काम करेगा या नहीं करेगा? अब कोई काम नहीं, बजट ही नहीं जब मिलेगा तो ये काम क्या बेचारे करेंगे? इनको जैसे झांसा नहीं दिया गया था, कई बैकवर्डों को कहा गया था जाओ तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री गिफ्ट के बन गए, उपहार के मुख्यमंत्री हैं हमारे पास। तो उपहार के इसी तरीके से इनको झांसा दिया गया। लेकिन अब बीजेपी के झांसे में न बैकवर्ड पढ़ने वाला है, ना दलित पढ़ने वाला है, क्योंकि दलित और बैकवर्डों पे जिस तरीके के एनसीआरबी के आंकड़े हैं, हाथरस में जो दलित बेटी के साथ में हुआ, और कितने बैकवर्डों बेटी और बहनों के साथ में अत्याचार हुआ है, और आरक्षण खत्म कर रहे हैं। थैंक यू अब्बास हैदर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इतनी देर से मैं सबसे बात कर रहा हूँ, प्रचंड बहुमत के साथ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है, ये बीजेपी थैंक यू, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई एससी की बात कर रहा है, कोई रिजर्वेशन मांग रहा है। इनमें से कोई ना ऑक्सीजन मांग रहा है, न कोई अस्पताल मांग रहा है, न शिक्षा, न रोजगार, न शांति, न भाईचारा, न अच्छी कानून व्यवस्था, न महिलाओं को सुरक्षा, न अच्छा औद्योगिक वातावरण, न अच्छा व्यापार धंधा, न अच्छी सड़कें। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है
उसमें जो नीति आयोग ने जारी किया है उसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर 100 में 60 है, जो देश का औसत है वो 66 है। अगर आप प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश के 33 राज्यों में से 32वें स्थान पे आता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जबकि वो झूठा दावा है। तीसरी बात अगर आप करें, अगर आप देखें कि जो इन्वेस्टमेंट की बात करी, यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट समिट हुए, उसके ऊपर ग्राउंड ब्रेकिंग समिट हुए, पूरे देश में जाके करोड़ों रुपए प्रचार तंत्र में खर्चा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश देश के 21 राज्यों में 20वें स्थान पे, इतना मैं कम आपसे इन्वेस्टमेंट समझना चाहता हूँ कि हमें मुद्दों की राजनीति करना चाहिए या जातियों की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, जब मुद्दे की बात होगी तो सबका विकास होगा, देश के हर जाति हर नागरिक का विकास होगा। लेकिन कोई विकास का इनके पास ना एजेंडा है ना रोड मैप है, तो इनको क्या होगा, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें तो करनी आप भी पड़ती तो इन्हीं हैं। की पिच पे खेल रहे हो ना। बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। हमने तो विकास की बात करी है, हमने तो डेवलपमेंट की बात करी, हमने विकास किया है, हमने डिलीवर किया। इन्होंने वादे किए हैं। एक नेपोलियन की कहावत है कि प्रॉमिस एवरीथिंग डिलीवर नथिंग, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। ये हर चीज के वादे बड़े बड़े करते हैं और करते कुछ नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं मंत्रिमंडल के लिए कि देखिए ये क्यों बनाए गए। अगर आपको याद होगा तो अगस्त के महीने में जो 7 नए केंद्र में मंत्री उत्तर प्रदेश से बने थे, उनको आशीर्वाद यात्रा पे दौड़ा दिया गया था, 12,000 किलोमीटर जितने भी। आप देखिए कि उसी तर्ज पे ये यूपी के जो नए 5-7 मंत्री यहाँ भी 7 हैं इत्तेफाक। देखिए गिनती एकदम योगी जी एकदम फॉलो करते हैं मोदी जी को। आप देखिए गिनती भी 7 है। इनको इसलिए बनाया गया है ताकि ये गांव जाएं तो ये वहां से भगाए ना जाएं। इनको जनता ऐसा ना हो दरबारे पे ही रोक दे कि भैया अंदर मत घुसना। तो ये मंत्री बनाने का मकसद, आशीर्वाद यात्रा में भी ये देखिए, अगर ये अपना ले करके जाते कि भाई हमने ये काम किए हैं, अब आप हमें नकारिए या हमें स्वीकार करिए, तब तो इनको भगा दिया जाता। तो 7 मंत्री को एक और आशीर्वाद यात्रा उत्तर प्रदेश में भी चलेगी। इसी तरह से अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, महासचिव हैं एसबीएसपी के। अरुण, कोई संभावना इस प्रकार की है कि जैसे संजय निषाद ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से वापस हाथ मिला लें? देखिए, वो दौर खत्म हो गया। जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, उन समस्याओं का समाधान करने पर ही विकल्प बनते हैं। इस पूरे प्रदेश में, देश में जनता महंगाई से बहुत परेशान है। चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे सरसों का तेल का मामला हो, चाहे अरहर का दाल का हो, महंगाई से जनता त्राह त्राह कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी से खाली सवाल करिए महंगाई पर, तो वो विदेश की बात करने लगते हैं कि अमेरिका में डंका बज गया, यहाँ प्रधानमंत्री का बाजा बज रहा है। लेकिन जनता धरातल पर जिनको मंत्री बना के भेज रहे हैं, अब उनका बाजा बजाने जा रहा है। क्योंकि जनता जिन मुद्दों के साथ 2017 में हमारे साथ खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब वह मुद्दे पर सवाल पूछ रही है कि आपने इसमें पूरा क्या किया, आपने शिक्षा में क्या सुधार कर लिया। आज गरीब आज भी टाट पे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर है, आपने उसको टेबल बेंच की व्यवस्था नहीं करा पाया। तो फिर सरकार 4.5 साल में कौन सा काम किया? अगर विकास ये किए होते तो आपने देखा होगा कि 4.5 साल में इनको जातियों को चिन्हने की जरूरत नहीं पड़ती। 4.5 साल से पहले तो इन्होंने जातियों को नहीं पहचाना, इन जातियों के हक को लूटा। सिर्फ चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा। शिक्षा मित्रों को वादा किया था कि हम इनको नौकरी देंगे, इनको स्थापित करेंगे। इन्होंने क्या किया? आज भी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया। आंगनवाड़ियों के लिए आज भाषण मार रहे थे, उनका मानदेय आज तक नहीं बढ़ा पाया। तो ये जो काम करने के लिए अपील करके आते हैं जनता में, है कि आप क्या भरोसा है इनके साथ जाने से समाज का भला हो जाएगा? जा सकते हैं, कोई संभावना है ऐसी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है। जो भी उस पर सवार होगा वो मरेगा, वो बच के नहीं निकलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बना चुकी है परिवर्तन के लिए। सत्ता बदलेगी, मुख्यमंत्री बदलेगा। इस मंत्रिपरिषद विस्तार का संदेश क्या डिलीवर करने में बीजेपी कामयाब हुई? पहला प्रश्न। और दूसरा, ये जो अलायंस पॉलिटिक्स है वो कितनी मुफीद हो रही है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो 2 ध्रुवीय व्यवस्था पर टिके हुए हैं। एक जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं और एक वो जो समाजवादी पार्टी के साथ अलाइन हो रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, एक बहुत स्पष्ट बात है, 1000 बार कह चुका हूँ, आप इसको महसूस कर रहे हैं वर्षों से। मैं स्वयं कम से कम 89 के बाद से मुसलसल देख रहा हूँ। जाति एक ऐसा कारक है जिसके बिना आप सत्ता के आसपास नहीं आ सकते हैं। आपके एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाएगा।
अगर आप मुद्दों की राजनीति करेंगे, जात की राजनीति नहीं करेंगे, तो आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बुरा ना मानेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार क्या कर, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं का फार्मूला पकड़ा, इन्हीं पे डबल दांव मारा, और 2017 का नतीजा आप सोच लीजिए कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे लोगों की पार्टियों के विधायकों की संख्या 47 और 19, अब तो लगता को भी नहीं रह गई होगी। तो वो दांव मारा। दांव एक वक्त था, मैंने 15 जुलाई को जून में 2 बार आपकी डिबेट में कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा होगा होगा, ये शब्द बोले थे। क्यों बोले थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स में लाभ का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। और छोड़े क्यों? कोई नहीं क्या छोड़ता हम है। ये माने कि कोर इशूज पर कोई बात नहीं होगी इलेक्शन में, जाति चलेगी? साहब वही तो बता रहा हूँ, कोर इशूज की बात तो 89 से कांग्रेस कर रही है। आज कहाँ हैं इनके पास? 5 MLA हैं, 3 हैं, 4 हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ये सत्य है और सब इसका इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेटली उसी जात पे आते हैं। आप मुझे बता दीजिए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 89,000 बिंद मल्ला निषाद भाई हमारे होंगे, आप ढूंढ के देखिए कौन कैंडिडेट होता है। जहां ब्राह्मण बाहुल्य होगा वहां ब्राह्मण आएगा। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे, केंद्रीय और राज्य के दोनों के पीछे उत्तर प्रदेश के नजरिए से एक बात जरूर थी कि ब्राह्मण 2014 में इंटैक्ट था, ओबीसी ने झूम को वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। फिर कह रहा हूं, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने 2014, 2017, 2019 और जो बड़ा रिजल्ट आया उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं वही कह रहा हूं, ब्राह्मणों में नाराजगी थी, इसमें कोई शक नहीं, पिछले 4-4.5 साल में, आज भी है। उसको दूर करने की कोशिश इस बहाने की इन्होंने। ओबीसी में भी नाराजगी थी, कई जातियों में। जो इशूज इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर या कभी कभी संजय निषाद ने भी उठाए, वो सब चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं इस बात के इल्हाम था, इसलिए 3 ओबीसी ये सब सारा किया, सारे काम किए। तो क्या सारे कील कांटे दुरुस्त हो गए? भाई देखिए, मैं तो लोगों को खराब लग सकता है, मैं अभी भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में अखिलेश यादव विद इन अपोजिशन या परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे हैं, कुछ सीधे लड़ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सूमो पहलवान है, लगातार चैंपियन है, सब लड़ रहे हैं, उसी से लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कारक छोड़ा नहीं है जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए। तमाम नाराजगी और जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का खराब नेगेटिव रिकॉर्ड रहा है अतीत का, क्या रहा है? एंटी इनकम्बेंसी। इन सब से जूझना है भारतीय जनता पार्टी को। पब्लिक में नाराजगी भी है, लेकिन रास्ता तलाश रहे हैं। लड़ाई होगी, सीधी लड़ाई होगी इन 2 पार्टियों में, और भारतीय जनता पार्टी को अभी हम कमजोर नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस बेहद दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।